प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे थे। कल तक हमने आंसू के 32 पदों तक का अध्ययन कर लिया है। आज उससे आगे 31वां और 32वें पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखें जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू के पद। यहाँ 32वें पद से पूर्व 32वें पद का मैं आपको एक बार सारांश बता देता हूँ, जिससे आगे के 2 पद हैं उनका जो है भाव का जो तारतम्य है वो बना रहे और आपकी समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ कल 32वें पद में कवि ये वर्णन कर रहा था कि एक विरही हृदय अपनी प्रेयसी के मिलन के क्षण को और या कहें कि प्रथम परिचय को याद करते हुए कह रहा था कि जिस तरह से झरना निरंतर झरता हुआ माधवी कुंज की छाया में पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है मेरे मन में अंकित हो गया और निरंतर आपका रूप सौंदर्य मेरे हृदय में छाया रहता है और मेरी जो चेतना थी आपके रूप सौंदर्य के सामने बह गई, अर्थात मैं चेतना शून्य हो गया, मंत्रमुग्ध सा हो गया, मोहित हो गया। ऐसा कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे थे। अब आगे का आप पद देखें। आगे के पद में कवि क्या लिखते हैं? पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले न बिल कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। अब देखिए, यहाँ पर जब प्रसंग लिखें, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रसंग लिखने से पूर्व आपको पद को समझना पड़ता है कि कवि इस पद में क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए, वही प्राकृतिक उपादान है, पतझड़ है, झाड़ है, फुलवारी है, किसले है, नवकुसुम है, क्यारी है। तो प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से कवि ने एक अपने विरही जीवन का रूपक बांधा है। तो यहाँ पर प्रसंग में आप लिख दें कि यहाँ पर एक विरही हृदय के जो भाव हैं उनका कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं प्रसाद। पतझड़ता झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। जिस तरह से फुलवारी आप जानते हैं, जहाँ खेत में बहुत सारे फूल हों, लेकिन अब वो फूल सूख चुके हैं, फुलवारी जो है सूख चुकी है। फुलवारी में जो फूलों के जो पौधे थे उनके पत्ते झड़ चुके हैं और सिर्फ सूखे हुए पेड़ खड़े हुए हैं। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे। पतझड़ कहते हैं जहाँ पत्ते झड़ जाएं, झाड़ कहते हैं जब पेड़ सूख जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, उनको झाड़ कहते हैं। फूल सूख गए हैं, पत्ते सूख गए हैं, लेकिन जो पौधे हैं वो सूखे हुए खड़े हैं, तो उनको कहते हैं झाड़। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। जो फुलवारी कभी महकती थी, जो फुलवारी कभी अपने रंगीन मिजाज के लिए लोगों को आकर्षित करती थी, वो फुलवारी अब कैसी हो गई है? सूख गई है। और उस सूखी हुई क्यारी में फिर से किसले कहते हैं? नए नए पत्ते
नव कुसुम कहते हैं, नव यानी नया, कुसुम यानी फूल, और नए नए फूल वापस से आ जाएं तो वह तब उस क्यारी का जो है सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो ये तो एक तरह से इसका शब्दार्थ था जो मैंने आपको बताया, लेकिन कवि का जो भाव है वो क्या है, क्योंकि हम व्याख्या में पद्य का भाव लिखते हैं, कवि का कहने का मंतव्य क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। तो रूपक के माध्यम से यहाँ पर हम देखें कि एक बिरही हृदय अपनी प्रेयसी के प्रथम मिलन को याद करके क्या कहे। कवि लिखते हैं कि बिरही हृदय कहता है कि पतझड़ था, अब कहाँ, अब फुलवारी में पतझड़ नहीं। भाव क्या है, जीवन रूपी फुलवारी में। जीवन भी क्या है, एक फुलवारी की तरह है, जहाँ सब कुछ अच्छा हो तो जीवन महकता है, और जहाँ जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाए तो वो फिर निराशा से भर जाए जीवन, तो फिर वो पतझड़ जैसा लगता है, जीवन में झाड़ झंखड़ लगते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद लिखते हैं बिरही हृदय की मनोदशा को। एक बिरही हृदय कहता है कि मेरा जीवन कैसा था, पतझड़ के समान था। अर्थात पतझड़ यहाँ पर किसका प्रतीक है, निराशा का। पतझड़ जो है यहाँ पर निराशा का प्रतीक है, और झाड़ खड़े थे। अब झाड़ ये उदासी कह लें, आप नीरसता कह लें, क्योंकि व्यक्ति के जब जीवन में आनंद खत्म हो जाता है तो वो सूखे हुए पेड़ों की, पौधों की तरह ही होता है। तो यहाँ कवि हृदय कहता है कि मेरी जीवन रूपी फुलवारी में, मेरी जीवन रूपी जो फुलवारी है वो सूख गई है, और उस सूखी सी फुलवारी में क्या था, सिर्फ पतझड़ था और झाड़ झंखड़ थे। अर्थात सिर्फ निराशा का वातावरण था, उदासी का वातावरण था। और ऐसे उदासी और निराशापूर्ण जीवन में किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। तुम यानी प्रेयसी। तुम कौन है यहाँ, प्रेयसी। और यहाँ क्यारी क्या है, जीवन रूपी क्यारी जो सूख चुकी थी। जिस तरह से सूखी हुई क्यारी में नए पत्ते और नए फूल वापस से आ जाएं तो वो क्यारी महक उठती है, और यदि जीवन में पुनः आनंद और आशा का संचार हो जाए तो जीवन रूपी क्यारी भी महक जाती है। अब यहाँ पर आप देखें, प्रियतम के अभाव में एक बिरही हृदय को उसका जीवन कैसा लग रहा था, पतझड़ जैसा, झाड़ झंकड़ जैसा। उसके जीवन की फुलवारी कैसी लग रही थी, सूखी हुई। लेकिन जब प्रेयसी का आगमन हुआ, प्रेयसी से प्रथम परिचय हुआ, प्रेयसी से प्रथम मिलन हुआ, तो वही जीवन रूपी क्यारी में, हे प्रेयसी तुम कैसे आई, किसले नए पत्ते की तरह, नव कुसुम नए नए फूलों को बिछा करके मेरे जीवन रूपी क्यारी को तुमने महका दिया, उसको सुंदर बना दिया। ये यहाँ पर इस पद्य का भाव था। अब भाव के बाद हम साहित्यिक सौंदर्य विशेष की बात करें तो आप देखें, मैंने कल भी आपको बताया था, पहले भी जब से इस कविता को पढ़ रहे हैं, तो छायावादी काव्य की एक विशेषता है प्रतीकात्मकता। यहाँ प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। यहाँ पर जो पतझड़ है, झाड़ है, निराशापूर्ण और उदासीपूर्ण जीवन के प्रतीक हैं, और जो फुलवारी है वो जीवन की प्रतीक है। सूखी सी फुलवारी का मतलब है जीवन में निराशा और उदासी का बोलबाला था, वातावरण था, जिससे जीवन रूपी फुलवारी सूखी हुई लग रही थी। उसमें पतझड़ था, झाड़ झंकड़ थे, यानी निराशा और उदासी ही उदासी थी। तो यहाँ पर हम इसमें जो है प्रतीकात्मकता लिख सकते हैं। क्यारी भी यहाँ जीवन रूपी क्यारी है। दूसरा, हमने आपको पहले बताया, आपको यदि अलंकारों का हम संधारण करते हैं तो आप देखें, प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से कवि ने एक निराशापूर्ण हृदय यानी बिरही हृदय का चित्रण किया है, और वो बिरही हृदय जब उसकी प्रेयसी से मिलन हो जाता है तो वापस निराशा और उदासी से
दूर हो जाता है। तो यहाँ पर एक रूपक बांधा है कवि ने, इसलिए आप इसमें लिख सकते हैं कि रूपक अलंकार है। दूसरी पंक्ति देखें, सूखी सी फुलवारी। फुलवारी जीवन का प्रतीक है, तो यहाँ तो आप प्रतीकात्मकता लिखेंगे ही, लेकिन सूखी सी, वो जीवन रूपी फुलवारी कैसी है? सूखी सी। जहाँ सा सी से समानता सूचक शब्द आते हैं तो वहां पर साहित्य में एक अलंकार होता है जिसे उपमा अलंकार कहते हैं, इसलिए सूखी सी में आप उपमा अलंकार लिख दें। और किसले, नव कुसुम और क्यारी, ये भी प्रतीक हैं। किसले और नव कुसुम आशा के प्रतीक हैं, आनंद के प्रतीक हैं। जब प्रेयसी से मिलन हुआ तो उस सूखी क्यारी में वापस आनंद और आशा का संचार हो गया। और यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा में किसले है, नव कुसुम है, इस तरह के जो शब्द हैं वहाँ पर आप तत्सम प्रधान शब्दावली लिख सकते हैं। और एक और देखें आप, ऊपर वाली जो पंक्ति है, पतझड़, झाड़, खड़े, ये झा वर्ण है, डा वर्ण है, खा वर्ण है, ये परोक्ष शब्द माने जाते हैं, यानी कठोर शब्द माने जाते हैं। यानी जीवन में जो उदासी और निराशा के भाव को व्यक्त करने के लिए कवि ने इन परोक्ष शब्दों को यानी कठोर शब्दों को यहाँ पर काम में लिया है। तो ये आपका हो गया विशेष। अब अगला वाला पद देखें। अगले वाले पद में कवि लिखते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। प्रसंग वही चल रहा है। एक विरही हृदय अपनी प्रेयसी से प्रथम मिलन को याद करके, प्रथम परिचय को याद करके क्या सोचता है। प्रसाद लिखते हैं कि विरही हृदय कहता है, जब प्रेयसी से प्रथम मिलन हुआ या प्रेयसी जब पहली बार मेरे से मिलने को आई तो कैसी लग रही थी या कैसी दिखाई दी। जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले। अब देखिए, शशि कहते हैं चंद्रमा को, शशि कहते हैं चंद्रमा को, लेकिन यहाँ शशि को ही मुख बना दिया है। ये नहीं कहा है चंद्रमा जैसे सुंदर मुखड़े पर, ये नहीं कहा, ये लिखा है शशि मुख पर घूंघट डाले। जैसे चंद्रमा रूपी मुख पर, घूंघट कहते हैं पर्दे को, शशि मुख पर घूंघट डाल करके और अंचल में दीप छिपाए, आंचल में दीप छिपाए हुए, आंचल में दीप छिपाए हुए कब कहाँ आए? जीवन की गोधूली में। अब देखिए, गोधूली कहते हैं संध्या के समय को, जब गाय खेतों में चर करके वापस जब घरों को लौटती हैं तो उनके पैरों से धूल उड़ती है, उस समय को हम गोधूली कहते हैं। आप संध्या का समय लिख सकते हैं या गायों के लौटते समय का, घर लौटने के समय को आप लिख सकते हैं, गोधूली कहते हैं। और ये जो गोधूली का समय है ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा विवाह आदि में गोधूली का जो मुहूर्त देखा जाता है बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर जीवन की गोधूली अर्थात पहले निराशापूर्ण जीवन था, लेकिन जब गोधूली शब्द आया है इसका मतलब जब प्रेयसी आई तो ऐसा लगा कि वो समय उनके जीवन का बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। और जब आई तो कैसे आई? कौतूहल से तुम आए। कौतूहल एक आश्चर्य पैदा कर गए जीवन में, यानी ब्रही तो ये मान चुका था कि उसका जीवन समाप्त है, प्रेयसी के अभाव में उसका जीवन शून्य है, निराशा से भरा हुआ है, अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन जब प्रेयसी अपने सुंदर मुखड़े पर घूंघट डाल करके आंचल में दीप छिपाई। अब देखिए, दीप क्या है? दीप आशा का प्रतीक है और आनंद का प्रतीक है, दीप खुशी का प्रतीक है दीप। तो जब अपने आंचल में मिलने की आशा का दीपक जला करके मेरे जीवन की गोधूली में जब हे प्रेयसी तुम आए तो मेरे जीवन कौतूहल पूर्ण हो गया। मेरे जीवन, क्योंकि पहले तो निराशा में था, लगता ही नहीं था जीवन का कोई ध्येय है, कोई उद्देश्य है, लेकिन तुम्हारा आना मेरे जीवन में कौतूहल पैदा कर गया। ये इसका भाव है। अब आप देखें,
साहित्यिक सौंदर्य विशेष। शशि मुख पर घूंघट डाले, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर चंद्रमा को ही मुख बना दिया गया है। यहाँ पर यह नहीं कहा है कि वो प्रेयसी चंद्रमा जैसे सुंदर मुख वाली थी। यहाँ ऐसे लगा जैसे चंद्रमा ही पर्दा डाल करके, घूंघट डाल करके आया है। तो यहाँ पर जब मुखड़े चंद्रमा को ही मुख का रूप दे दिया है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा। और प्रतीकात्मकता है ही कि यहाँ जो दीप है वो आनंद और खुशी के प्रतीक हैं। और दूसरा जो गोधूली है, अब गोधूली का जो प्रयोग किया है, गोधूली संध्या का समय होता है। यहाँ पर आप इसको रात्रि की भी कह सकते हैं, लेकिन गोधूली में कौतूहल जब पैदा हुआ तो इसका मतलब यह है कि निराशापूर्ण जीवन में कुछ अच्छा हुआ। इसलिए गोधूली का जो समय है वो समय कैसा माना जाता है, एक शुभ माना जाता है। उसके जीवन में भी एक आशा का संचार हो गया। और अंतिम पंक्ति में कौतूहल से तुम आए, प्रेसी को क्या कहा है, कौतूहल से, इसलिए सासी से इस तरह के शब्द आ जाएं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से आप जो है अलंकारों का संधारण कर सकते हैं। भाषा के स्तर पर आप शशि है, अंचल है, जीवन है, गोधूली है, कौतूहल है, ये तत्सम शब्दावली से युक्त शब्द हैं, इसलिए भाषा तत्सम शब्दावली युक्त लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो विशेष का संधारण हम इस तरह से कर सकते हैं। ये 2 पद 33 और 34। आज के लिए इतना ही, कल आगे के पद देखेंगे। धन्यवाद।